लखनऊ से इस वक्त की खबर मिल रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, जहां अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया है। आपको बताएं, सैकड़ों की संख्या में मंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं अभ्यर्थी। अब आवास के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर तमाम अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश का और जानने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें दिखाइए, बताइए शैलेश, किस तरीके की स्थिति है? सबसे पहले हम तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पर उन अभ्यर्थियों की जो लंबे समय से ये आरोप लगा रहे हैं कि 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नाम पर घोटाला किया गया। आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पुलिस उन्हें हटाने के लिए समझा रही है, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं। वजह ये कि अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि लंबे समय से हम अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप देखिए सैकड़ों की संख्या में प्रदेश भर से अभ्यर्थी आए हुए हैं। जहाँ तक हमारी कैमरे की नज़र जाती है, आपको अभ्यर्थी बैठे हुए नजर आएंगे। और ये वही जगह है जहाँ बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी का आवास है। जिस बिल्डिंग में ये लोग बैठे हैं, यही दूसरे फ्लोर पर उनका फ्लैट है 201 नंबर का। यहाँ तमाम और विधायक भी रहते हैं। अभ्यर्थी जो है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो भर्ती थी 69,000 पदों की, उसमें ओबीसी एससी इनका सही से आरक्षण लागू नहीं किया गया। और इसको लेकर वो तमाम बार जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वहाँ जा चुके हैं। अभ्यर्थियों की माने तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस बात को माना है, लेकिन अधिकारी जो है विभाग के वो मानने को तैयार नहीं है। सरकार उन्हें राहत नहीं दे रही है इनके अनुसार, और इसी को लेकर ये लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अभी इससे पहले इन लोगों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बेसिक शिक्षा निदेशालय पर, और आज यहाँ पर शैलेश, कोई जवाब क्यों नहीं है प्रशासन की तरफ से? इनसे बातचीत करने की कोशिश क्या हुई है? क्योंकि ये तस्वीरें हम जगह लोकेशन बदल जाती है, लेकिन ये अभ्यर्थी हर बार आते हैं, जगह जगह से तस्वीरें आती हैं। बिल्कुल सीधे अभ्यर्थियों से ही बात करते, पहले उनकी बात सुनते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम राजकुमार वर्मा। कहाँ से आए? मैं अम्बेडकर नगर से आया। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग इतना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई है 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसमें हमें 27% की जगह 3.86% ही दिया गया। 69,000 की 18,598 सीटों की जगह केवल मुझे 2664 सीटें दी गई हैं। और हमारे एससी वर्ग को जहाँ उनकी सीटें हो रही थी 21%, उनको मात्र 16% ही सीटें दी गई हैं। यानी आरक्षण में खेल किया गया। आरक्षण में खेल किया गया है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, शैलेश इनसे बोलिए और इनसे पूछिए कि किसी से कोई बातचीत हुई है, कोई विभाग से आया है? बनारस अभी तक कम्युनिकेशन कहां तक पहुंचा, संवाद कहां तक पहुंचा है इनका? बिल्कुल निश्चित रूप से स्नेहलता जी। क्या नाम है? मेरा नाम है पूजा गोस्वामी। कहाँ से आए आप? मैं बनारस से आई। पूजा, ये बताइए इतने दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक किसी मंत्री से या अधिकारी से कोई बात हुई है? किसी ने कुछ कहा आपसे? बात इनके जो अध्यक्ष साहब हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनसे भी होती है। वो लोग बस टाल देते हैं, हर बार बुलाते हैं, आज मीटिंग होगा, कल मीटिंग होगा। ये बात पूरे नेशनल लेवल पे है। इस भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। 18,000 हमारी सीटें ओबीसी एससी अभ्यर्थियों की इन्होंने अपने विशेष वर्ग की, जिस अभी किसी अधिकारी से भी आप लोग डीजी से भी मिले थे, स्कूल एजुकेशन, क्या कोई ये कहता है कि नहीं घोटाला नहीं हुआ है, पूरी चीजें सही हैं? ये लोग बस टाल मटोल कर देते हैं। यानी कोई सीधे नहीं बोलता कि हमने सही भर्ती? मंत्री से बात करें, मंत्री जी बोलते हैं, उनसे अधिकारियों से बात करो, ये लोग बस आपस में टाल मटोल कर देते हैं। यानी सिर्फ टाल मटोल। और अगर अधिकारी 18,000 सीटें मंत्री जी अपने विशेष जाति वर्ग के लोगों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को दे दिए हैं। आपका नाम? सर, मैं वीरेंद्र यादव प्रयागराज से हूँ। आज 12वां-13वां दिन है, हम लोग मंत्री जी के आवास पे बैठे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पे बैठे हैं। हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही है। प्रशासन लोग कह रहे हैं ये बैठने का जगह नहीं, किसी के घर पे आप नहीं बैठ सकते हैं। ये किसी नहीं है, ये हमारे मंत्री हैं, हमारे शिक्षा मंत्री। हम लोग शिक्षक हैं। आज हम लोग यहाँ सड़कों पे बैठ रो रहे हैं। सुबह से निकले हैं, राजनीति बता रहे हैं कि तुम लोग राजनीति कर रहे हो। क्या कोई सिंबल लगा है हम पर भी, सपा का या कांग्रेस का? कौन सा सिंबल लगा है? हम लोग बीएड अभ्यर्थी हैं, टीटी सुपर टीटी पास हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की 2 रिपोर्टें हमारे पास है कि हमारा घोटाला हुआ है। अब प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि ये किसी का घर है, ये शिक्षा मंत्री का घर है, किसी का घर नहीं है। आपके घर नहीं गया हूँ मैं, इनके घर नहीं गया हूँ। ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं, हम शिक्षकों के शिक्षा मंत्री हैं। आज मजाक बना लिए हैं हम लोगों का, कह रहे हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ। कहाँ जाए? कोई आकर बोल दे कि वहाँ जाओ तुमको न्याय मिलेगा, हम वहीं चले जाएंगे। बिना न्याय लिए पुलिस वाले मार दें हमको, हम नहीं जाएंगे। शैलेश,
शैलेश, कोई अन्य अधिकारी तो कोई नहीं मानते, लेकिन हाँ राष्ट्रीय जी आवाज नहीं आ रही है, बोलने दीजिए, जी। अभ्यर्थियों को बोलने दीजिए, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी आप अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रजनी यादव है, मैं झांसी से आई हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि जब राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य प्रखावक आयोग ने माना है कि इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, तो ये लोग क्यों नहीं मान रहे? इन्हीं का तो आयोग है, इन्हीं ने बनाया, हम लोगों ने तो बनाया नहीं है। जब ये अपने आयोग की बात नहीं मान रहे हैं तो ये कैसा है? मतलब इसको हटा दें। बस मैं यही बोलना चाहती इससे पहले इतने दिन से आप लोग आ रहे हैं, कभी मंत्री जी से मुलाकात कराई गई? हूँ। पिछली बार जब धरना हुआ था दिसंबर में, तब हुई थी, तब इन्होंने चुनाव आए तब मुलाकात हुई, उसके बाद नहीं? नहीं पिछली अच्छा, दिसंबर में हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी आप कोई रिपोर्ट लेके आइए, कोई प्रूफ चाहिए, ठीक है, तब हम आपकी बात सुने। आज हमारे पास दो प्रूफ है, तो आज क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये इन्हें सुनना चाहिए। आप सुनिए, इनका साफ कहना है कि दिसंबर में आखिरी मुलाकात होती है मंत्री से, वो कहते हैं कोई सबूत लेकर आइए कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अब जब ये लोग आयोग की रिपोर्ट लेकर आते हैं तो कोई मिलने को तैयार नहीं। जो मिलता है साफ ये भी कहने को तैयार नहीं कि हाँ गड़बड़ी हुई है या सही हुआ है। शैलेश, ये सबसे चिंताजनक स्थिति है कि जगह जगह अभ्यर्थी ठोकर खा रहे हैं। इतनी गर्मी में घरों से बाहर निकल के इन्हें बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, नौकरी का सवाल है, लेकिन जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट तौर पे पटल पर रखी क्यों नहीं जा रही हैं? बातचीत क्यों नहीं की जा रही है? और अब आओ तब आओ, यहाँ आओ वहां आओ, इस तरीके की स्थिति क्यों बनी हुई है? सबसे बड़ी बात जो स्नेहलता आपने कही यही है। सब एक बड़ा सवाल देखिए हम ये करना चाहेंगे, अभ्यर्थी लगातार अपनी बात कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, आखिर कोई मंत्री या अधिकारी आकर क्यों नहीं कहता कि गड़बड़ी नहीं हुई है? वो ये क्यों नहीं बोल पाते? इतना ही बोल दें आकर सबके सामने कि नहीं हमने गड़बड़ी नहीं की है, ये सारी भर्ती प्रक्रिया के दस्तावेज हैं, आप देख सकते हैं। संतुष्ट करिए अभ्यर्थियों को, संतुष्ट क्यों नहीं करते? उनके किसी प्रतिनिधिमंडल को बुला लीजिए, आप सैकड़ों हजारों अभ्यर्थियों को नहीं बुला सकते हैं, लेकिन 5-10 लोगों को बुलाकर दिखा सकते हैं कम से कम कि देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीडिया के सामने चीजें ला सकते हैं। क्यों नहीं करते ये चीजें, ये एक बड़ा सवाल। कुछ और अभ्यर्थियों से बात करते हैं जो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ, क्या नाम है आप? विजय कुमार नाम है मेरा। विजय, इतने दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ एक सवाल, इतने दिन में आप किस किस से अब तक मिल चुके, पहले तो ये बताइए। जी सर, हमने मंत्री जी से मिलने के लिए, आज यहाँ आने के पहले हमने माननीय मंत्री जी के पास जितने लोग हैं सब ने बारी बारी से फ़ोन लगाया है कि शायद किसी की बात हो जाए, और मंत्री जी का जब फ़ोन उठता है तो सिर्फ एक चीज़ बताई जाती है, जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती और आरक्षण की बात सुना जाता है तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जाती है, उसके बाद उस नंबर से कॉल नहीं उठनी है। इसके अलावा SCRT पे जितने भी अधिकारी हैं, जो हमारे सचिव हैं बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल, उन तक, और जो महानिदेशक है विजय किरण आनंद, उन तक हम लोग अपनी असंख्य बार अपनी पीड़ा पहुंचाई है। इस रिपोर्ट के साथ हम लोगों ने मुलाकात की है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कहा गया कि इस रिपोर्ट को हम मानते ही नहीं। तो अच्छा, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि गड़बड़ी हुई है, इस बात को नहीं मानते। क्या कोई ये बोलता है 2-2 कि पूरी भर्ती सही हुई है, भर्ती पे गड़बड़ी नहीं हुई है? सर, दावे के साथ करते हैं हमारे माननीय मंत्री जी और महानिदेशक जी, दो लोग ऐसे हैं हमारे प्रतिनिधि जो खुलेआम कहते हैं, सार्वजनिक मंचों पे कहते हैं कि इस भर्ती में एक भी पद गलत नहीं भरा गया है। आपकी रिपोर्ट देखने के बाद क्या कहते हैं? रिपोर्ट अभी यही बात वो दोहराते हैं? नहीं, अभी मंत्री जी ने रिपोर्ट नहीं देखी है। DG ने रिपोर्ट देखी, वो इस बात को दोहराते हैं। DG कहते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है, इसको हम देखेंगे, ये हमारा मसला है, इसमें सब कुछ हमने सही किया, हम इनको जवाब लगाएंगे। 15 दिन का टाइम था, लेकिन उन्होंने आज तक जवाब लगाने की जहमत नहीं उठाई। और जब हम सड़कों पे आके अपनी मांग रख रहे हैं तो हमको धमकी ये दी जाती है कि हम आपका अभ्यर्थन निरस्त कर देंगे, हम आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, हम आपको जेल भेज देंगे। इस ढंग से धमकियां दी जाए। आयोग की रिपोर्ट कब की है और कब तक जवाब देना? आयोग की रिपोर्ट 29 अप्रैल की है, और आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया, ये मेरे हाथ में है, उसमें साफ साफ लिखा है कि 15 दिनों के अंदर अगर कोई भी पार्टी अपना जवाब नहीं लगाती है तो इसी रिपोर्ट को अंतिम मान लिया जाएगा। 2 महीने से अधिक बीत गए सर, सही गलत तक कोई भी इस रिपोर्ट को संज्ञान में इसे समझने के लिए, समझाने के लिए, ये लोकतंत्र है। अगर यहाँ पर ये अभ्यर्थी इतनी गर्मी में परेशान है तो कम से कम जवाबदेही तो जरूर बनती है। गलत है तो आइए करेक्ट कीजिए। स्टूडेंट्स को इस तरीके से आप गर्मी में भटकने के लिए छोड़ नहीं सकते, ये आपके लोग हैं। लेकिन देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से कोई कॉन्क्रीट आंसर आता क्यों नहीं है, एक सही जवाब आता क्यों नहीं है कि सही या गलत कुछ भी हो हम एक्शन ले रहे। कम से कम इन स्टूडेंट्स को सुन तो रहे हैं। और ये जो संवादहीनता है इनके भीतर कई तरीके की कयास लगाने पर लोगों को मजबूर करेगी। देखते हैं कि इस पर किस तरीके का एक्शन होता है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहरहाल आपका शुक्रिया इतने स्टूडेंट से बात करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना को लेकर लगातार केस कम हो रहे हैं, और इस बीच अच्छी खबर ये है कि यूपी सरकार ने पाबंदियों में थोड़ी ढील दी है, सहूलियत दी है, इसे मंजूरी मिली है। इसके तहत क्या क्या खुलेगा ये समझिए। मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घर, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम। लेकिन
50% क्षमता के साथ। जो कैपेसिटी है वो 50% रहेगी। इस दौरान संचालकों को हिदायत दी गई है कि जो भी प्रोटोकॉल हैं, मसलन सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम चीजों को मानना होगा। दूसरी लहर के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की ढील के बावजूद सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिम के लोगों को काफी नुकसान हो रहा था और अब जाकर ये छूट मिली है। तो इस छूट का असर क्या हो रहा है समझने की कोशिश करते हैं। नोएडा से सहयोगी बलराम पांडे हैं, कानपुर से हैं रतीश त्रिवेदी। रतीश का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। रतीश, सुबह भी हमने तस्वीरें दिखाई थी एबीपी गंगा पर, तब से अब तक आप तमाम बच्चों से मिले होंगे, बातचीत की होगी, क्या उनका रुख है, कितने खुश हैं वो? देखिए, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा दें कि बड़े मैदान में जुट करके पसीना बहा रहे हैं और पसीना बहाते हुए खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर के भीतर थे। आप देखिए, ये क्रिकेट सीखने वाले बच्चे हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो इंटरनेशनल स्टेडियम है कानपुर का, वहाँ पर आज से शुरुआत हुई है बच्चों के लिए। उनको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, उनके कोचेस उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा गया है। बच्चे इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि काफ़ी दिनों से वो घर पे थे, इंडोर गेम्स नहीं होते हैं ये, इसलिए इनको बाहर फील्ड चाहिए होती थी। लेकिन कोरोना की महामारी इस तरीके की थी कि इनको इस तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज जब ये मैदान में आए हैं, हरी हरी घास देखी है और मैदान में खुल करके खेलने का मौका मिल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और किस तरीके की एहतियात बरते जा रहे हैं, इसके लिए भी डिप्टी डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, एक बार आपसे फिर जानना चाहेंगे कि किस तरीके की एहतियात कोविड को लेकर के? ये कोविड-19 के जो भी प्रोटोकॉल जिला प्रशासन या उत्तर प्रदेश शासन से मिले हैं, थर्मल स्क्रीनर और पल्स ऑक्सीमीटर, उनकी व्यवस्था की गई है। और मेन गेट जो हमारा 2A है ग्रीन पार्क स्टेडियम का, उसके सामने एक वाटर की हमारी सुविधा है, जिसमें बच्चे आते हैं तो आके तुरंत हाथ धुलते हैं और हाथ धुलने के बाद वो बच्चे अपने कोचेस के पास जाते हैं, जहां कोचेस को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 50% में कोचिंग रखें, जो मानक के अनुसार है खेल विभाग के, उसके अनुसार करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इक्विपमेंट जो भी है तो उनके देखिए, ये पास, तमाम चीजें हैं जो स्टेडियम की तरफ से मुहैया कराई गई हैं। इंश्योर बच्चों से, अच्छा चलिए बच्चों से बात कर लीजिए जल्दी से। लग रही काफी दिन बाद आए लौट के, कितनी खुशी है आज काफ़ी दिनों बाद आप लोग मैदान में लौटे हैं। आप लोग भी आगे आ जाइए। बहुत अच्छा लगा, यहाँ ग्राउंड खुल गया, हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, प्रैक्टिस होगी अब से। आप बताइए आकर के, आप जल्दी आगे आइए। आप आज कई दिनों बाद आप लोग मैदान में आए हैं, किस तरीके से खुशी है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से बंद था, 2 महीने से ग्राउंड, और इतने दिन बाद प्रैक्टिस चालू है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है। और क्रिकेट ऐसा गेम है जो इंडोर हो ही नहीं सकता है, तो इन लोगों के लिए तो ये लंबा ब्रेक हो गया होगा, जिसके बाद अब ये फिर से कलेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। रुक करते हैं नोएडा का बलराम हमारे सहयोगी हैं, जहां जिम की बात करते हैं। बलराम, ये बताइए कि 50% कैपेसिटी कैसे इंश्योर की जा रही है, कैसे ये देखा जा रहा है कि 50% से लोग ज्यादा ना हो, कैसी तैयारी है बताइए? देखिए स्नेहलता, अगर हम बात करें जिम की, तो आज जिम में जो भी लोग आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित और खुश नज़र आ रहे हैं। और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नियमों का पालन करते हुए जिम में लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों बाद आज जिम खुला है, लेकिन जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके चेहरे पे मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से मेंटेन की गई है। और आपको बता दें इसलिए लता, यहाँ पर महज 25% लोग ही जिम में आए हुए हैं, क्योंकि अभी 50% लोगों को भी नहीं आने दिया जा रहा है। और कहा जाता है कि एक्सरसाइज से चुस्त और दुरुस्त रहा जा सकता है और इस महामारी से बचा भी जा सकता है। हमारे साथ कोच हैं, ये बताइए कि किस तरीके से पालन कराते हुए आप लोग यहाँ पर जिम में आने की अनुमति दे रहे हैं? सर, वैसे जैसे ही सरकार ने हमें बताया कि सोशल डिस्टेंस बना के रखो आप लोग, और क्या कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे भी नहीं ले रहे हम, अभी हम 10 से 12 बच्चे ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंस बना रहे, इसलिए एक बैच के बाद हम दूसरा बैच 1 घंटे बाद ही बुलाते हैं। 1 घंटे का बेंच होता है, उस बैच में हम ज़्यादा से ज़्यादा बस 10 बच्चे बुलाते हैं, 10 से 12, उससे ज़्यादा नहीं।
यानी मैं ये देख रहा हूँ कि आप सैनिटाइज भी करवा रहे हैं मशीनों को। जो लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करके बाहर निकल रहे हैं तुरंत इनको सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस निरंतर तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पर सभी मशीनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिम के जितने भी उपकरण हैं सबको सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि इस महामारी से बचा जाए। जो लोग यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इतने दिनों बाद आज आप जिम में आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जिम में आके। मेरे को तो घर पे ऐसा फील होता है डिप्रेस ही ना हो जाऊँ मैं कहीं, बट अब जिम आ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अच्छा फील हो रहा है। इस महामारी से बचने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे, चुस्त दुरुस्त रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस महामारी से जो जंग लड़ी जा रही है उसमें कामयाबी पाएंगे। हाँ बिल्कुल, फिटनेस तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है सबके लिए, सबको फिटनेस करना चाहिए और ये महामारी का दौर है, इस टाइम पे जरूर करना चाहिए फिटनेस। बिल्कुल, हर किसी को एक्सरसाइज करना चाहिए और अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए। आप बताइए क्या कहेंगे? एक्सरसाइज कर रहे हैं और कई दिनों के बाद आप आज जिम में आए। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है जिम करके, काफ़ी टाइम बाद आना हुआ है यहाँ पे। काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, घर में रह के पेट वगैरह बढ़ गया था, काफ़ी निकल गया था एक्सरसाइज फिट। तो किसी के लिए डिप्रेशन से बचने का गेट अवे है, तो किसी के लिए फिटनेस का मंत्र है। तो जिम की ये तस्वीरें हमारे सहयोगी बलराम दिखा रहे हैं। बलराम आपका शुक्रिया, रतीश आपका शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। हम आगे बढ़े, बात कर लें सीएम योगी के गोरखपुर और काशी दौरे की, जिसका दूसरा दिन है आज। गोरखपुर की बात करेंगे तो जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनने का कार्यक्रम है। खोराबार के बेलावार में तरकुलानी रेगुलेटर का शुभारंभ भी करेंगे सीएम। आदर्श इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं वाराणसी दौरा भी है, जहां पर निर्माणाधीन परियोजनाओं के स्थलीय निरीक्षण यानी ग्राउंड पर जाकर वहां पर निरीक्षण करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाके विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निरीक्षण करेंगे सीएम और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी है। तो आज का कार्यक्रम गोरखपुर और वाराणसी का कुछ इस तरीके से है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। नीतीश हमारे सहयोगी वाराणसी से हैं और नीरज श्रीवास्तव हैं हमारे साथ गोरखपुर से। तो पहले नीरज का रुक करते हैं। नीरज, ये बताइए किस तरीके की तैयारी, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए स्नेहलता, आपको बता दें कि बरसात में कहा जाए कि तोहफों की बारिश गोरखपुर के लोगों के ऊपर हो रही, तो इसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि गोरखपुर जब भी आते हैं तो परियोजनाएं लेकर आते हैं, शिलान्यास लोकार्पण लेकर आते हैं और कल उन्होंने 162 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया था। और आज जो तरकुलानी लोकार्पण किया था और आज जो तरकुलानी रेगुलेटर का पंपिंग सेट है, जो वर्षों से जब ये सांसद रहे तभी से मांग उठाते रहे हैं कि इसको बनाया जाए, जिससे लगभग 32,000 की आबादी ग्रामीण इलाके की प्रभावित होती है। हर साल बाढ़ जैसे ही बारिश शुरू होती है तो नदियों का पानी 2800 हेक्टेयर के खेत भी पानी में, नदी के बिल्कुल आपने सही कहा नीरज, क्योंकि देखिए इस बार जिस तरीके की बारिश पूर्वांचल में हो रही है या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है, वो एरिया काफी प्रभावित है। अब ऐसे में लोगों को राहत की उम्मीद भी होगी। हम रुक करते हैं नीतीश का और जानने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीजों के ग्राउंड पर उतरकर निरीक्षण का कार्यक्रम बताया जा रहा है। बताइए नीतीश, किस तरीके की तैयारी? लता, अगर तैयारियों की बात करें तो आज अधिकारियों की परीक्षा का भी दिन है, क्योंकि हमेशा से सीएम आते थे, लेकिन पिछले दौरे को अगर खास तौर पे देखें तो पिछला दौरा सीएम का कार्रवाई का दौरा था। जिस तरह से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, अब एक बार फिर सीएम आ रहे हैं और सीएम के आने के साथ ही अधिकारियों के खेमे में कहीं ना कहीं सीएम के आगमन की दहशत दिखाई दे रही है। पूरी रात अधिकारी अपनी फाइलों को दुरुस्त करने में जुटे रहे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आज का दौरा कहां कहां होना है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इसके साथ ही गोदौलिया पार्किंग, गोदौलिया के साथ मैदागिन मार्ग, दशाश्वमेध मार्ग, इसके साथ ही अगर बात करें तो जो नई सड़क के आगे जो पार्किंग बन रही है उसका भी निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ही बाबा का विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। जो विश्वनाथ धाम कॉरिडोर है उसका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सारनाथ आरओबी का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जिस आरओबी में पिछले कुछ अगर बात करें पिछले दिनों तो अब जो आरओबी की लंबाई है उसको छोटा करने की बात सामने आई थी। तो इन सारे विषयों पर कुल मिलाकर जितने भी प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं नीतीश, वो बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है और उन पर निगाहें देखा जाए तो खुद पीएम की भी टिकी रहती है। तो बेहद अहम मीटिंग होने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने, अधिकारियों के मद्देनजर पूरी फाइल चुस्त दुरुस्त होनी ही चाहिए।
नीरज और नीतीश, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर संजय निषाद ने डिप्टी सीएम का राग अलापा है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी से मांग की है, बीजेपी मुझे डिप्टी सीएम का चेहरा बनाए। संजय निषाद का कहना है अगर वो नहीं बनाएगी तो गच्चा खा जाएगी। बंगाल चुनाव में बीजेपी गच्चा खा गई थी और अब मुझे अगर डिप्टी सीएम नहीं बनाती है तो गच्चा खा जाएगी। तो कुल मिलाकर निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद का ये बड़ा बयान, सीधे तौर पर क्या मांगते हैं सुनिए आप। अरे समाज के लोगों की मांग है भाई, कम संख्या झुआ पगुआ वाले लोग अगर मुख्यमंत्री है तो हमारे को तो मुख्यमंत्री बनाने की बात करें। हमारा चेहरा लगा ले तो जल्दी से आसानी से कम वोट वाले चेहरा दे रहे हैं, ज़्यादा वोट वाले को दे देंगे तो जल्दी से जीत जाएंगे। हम मित्र हैं ना, मित्र तो सुख दुख में साथ आता है, इसमें दुख है चौथे नंबर पर है, जल्दी से जीत जाएंगे। अगर निश्चित रूप अगर उन्हें लगता है डॉक्टर साहब को लेने से, निषाद पार्टी साथ रखने से फायदा है तो हमें साथ रखेंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे। लगेगा भाजपा को आरक्षण देने से फायदा तो करेंगे, लगता नुकसान है तो गच्चा ने खा जाए जैसे अभी बंगाल में खाए। तो सुना आपने कैसे निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने खुद को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग की है। चलिए अब आपको 1 जुलाई का संजय निषाद का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें वो खुद को डिप्टी सीएम घोषित करने की बीजेपी को सलाह देते दिख रहे हैं। देखिए किस तरह से निषाद की सलाह अब मांग में तब्दील दिख रही है। कम संख्या वाले का चेहरा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का लगा के अगर सरकार बनाते हैं तो 18% वोट निषादों का है। ऑन रिकॉर्ड 1931 की जनगणना आपके नेट में, तो इतना मछुआ केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर अखबार में बटा था। डॉक्टर साहब आप जोड़ लिए हो तो आपको एक सलाह दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि 2022 का डॉक्टर संजय का चेहरा जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उनका चेहरा अगर उप मुख्यमंत्री का लगा दिया जाए तो बहुत आसानी से चुनाव जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को फायदा नजर आएगा तो घोषित करेंगे चेहरा। अरे समाज के लोगों की मांग है भाई, कम संख्या झुआ पगुआ वाले लोग अगर मुख्यमंत्री है तो हमारे को तो मुख्यमंत्री बनाने की बात करें। हमारा चेहरा लगा ले तो जल्दी से आसानी से कम वोट वाले चेहरा दे रहे हैं, ज़्यादा वोट वाले को दे देंगे तो जल्दी से जीत जाएंगे। हम मित्र हैं ना, मित्र तो सुख दुख में साथ आता है, इसमें दुख है चौथे नंबर पर है, जल्दी से जीत जाएंगे। अगर निश्चित रूप अगर उन्हें लगता है डॉक्टर साहब को लेने से, निषाद पार्टी साथ रखने से फायदा है तो हमें साथ रखेंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे। लगेगा भाजपा को आरक्षण देने से फायदा तो करेंगे, लगता नुकसान है तो गच्चा ने खा जाए जैसे अभी बंगाल। 160 सीट की मांग, डिप्टी सीएम बनाने की सलाह और अब ये सलाह मांग में तब्दील हो गई है। और देखिए चुनाव नजदीक आते आते क्या कुछ रंग सियासत बदलती है।